नमस्कार, डीडी अरुण प्रभा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप अरुणाचल और मैं हूं आपका होस्ट केडी सिंह। 1 मई यानी इंटरनेशनल लेबर डे के नज़दीक आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित है, वर्कर्स वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। मे डे, ऑल्सो नॉन एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे या लेबर्स डे in some parts of the world, is an occasion that pays tribute and respect to workers and their contribution towards making our lives easier. The importance of this day comes from the difficult times faced by workers in the United States when they protested against violations of workers' rights, long working hours, poor working condition, low wages and child labor. 1st May was chosen to be the International Workers' Day that symbolizes the workers' struggle and their empowerment in the late 19th century. In India, the first Labour Day was celebrated in 1923 in Chennai. On this edition of WhatsApp Arunachal, we will analyze if the labour movement is still relevant and how is the condition of labour force in Arunachal Pradesh. Joining me on program today are Mr. Sanjay Kumar Srivastava, Regional Provident Fund Commissioner, EPFO Itanagar, and Mr. Roral Dagam, Chairman, Arunachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board. Thank you so much for joining us in this edition of WhatsApp Arunachal. Before we start the discussion, let's have a view on this report. अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड निर्माण श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका मुख्य फोकस पारदर्शिता और लाभों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बोर्ड द्वारा अब तक 92,000 से अधिक श्रमिकों का पुनः पंजीकरण किया जा चुका है, जिससे डाटाबेस मजबूत हुआ है और कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ा है। डिजिटल आईडी कार्ड, यूनिक आईडी आधारित पंजीकरण प्रणाली और मेघा जागरूकता अभियानों के माध्यम से श्रमिकों तक सेवाओं की पहुंच और अधिक सुलभ बनाई जा रही है। जमीनी स्तर पर लेबर शेड, वेलफेयर किट और दूर दराज क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए पोर्टेबल बायोडिग्रेडेबल शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मेरा अधिकार मेरा सम्मान अभियान के माध्यम से श्रमिकों को उनके अधिकारों और योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आर्थिक सहायता और श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रोत्साहन जैसी योजनाएं भी प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जैसी पहले सामाजिक सुरक्षा को और सुदृढ़ बना रही हैं। वहीं वैधानिक लाभों में उल्लेखनीय वृद्धि से श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। हजारों लाभार्थियों तक पहुंच के साथ बोर्ड समावेशी विकास और हर श्रमिक की गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। डिस्कशन का शुरुआत करना चाहेंगे हम दागम सर से। सर, आप बताइए, हाउ इज़ द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन अरुणाचल प्रदेश एंड हाउ रेलिवेंट इट इज़, कितना रेलिवेंट है अरुणाचल प्रदेश में ये इंटरनेशनल लेबर्स डे ऑब्जर्वेशन? सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर डे के शुभ अवसर पर मैं अपने अरुणाचल प्रदेश के जितने भी मजदूर समाज जो दूर दराज इलाका में तैनात कर, खासकर हमारे BOC वर्कर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एंड बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी BOC वर्कर को मैं शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए ये शुरुआत चर्चा करते हैं। यह ऐसे है हमारा बोर्ड में मैं अभी आके इस कार्यकाल में 3 साल होने को है, तो मेरा यह आने का पहला यहाँ में रजिस्टर्ड वर्कर 62,000 वर्कर। ओके, तो अभी मैंने बहुत मेहनत किया, मेरे साथ मेरा बहुत टीम है मेरा बोर्ड में, ऑफिसर एंड स्टाफ्स एंड लेबर संगठन भी है, उन लोग का योगदान से हम लोग अभी इन रिटर्न में इन रिकॉर्ड में 92,000 हम लोग पहुँच चुका है। एंड देन एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी 1,50,000 का अभी हम लोग को रजिस्टर होने का है। इसके लिए काफ़ी समस्या है। इस समस्या ऐसा है, इसमें हमारा अवेयरनेस का थोड़ा सा इशूज़ है। इस अवेयरनेस को भी हम लोग आने वाले दिनों में लेके चलेंगे। सर, आप साथ में ये भी बताइए कि ये बोर्ड का क्या क्या रोल है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस बोर्ड? बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जितने भी जो BOC वर्कर जो कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में, BOC मतलब बी मतलब बिल्डिंग और मतलब ऑर्डर एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ में लोग एक कन्फ्यूजन रहता है लेबर मतलब बोलने से, ये बोर्ड का ओर से सब लेबर को हम लेकर चलते हैं, ऐसे नहीं है। यहाँ में लेबर बोलने से आपको एग्रीकल्चर लेबर होता है, एजुकेशन लेबर होता है,
और एंड देन आपका जो तेला वाला होता है, इस लोग को नहीं है। सिर्फ जस्ट कंस्ट्रक्शन क्षेत्र पे जो लेबर टेनेंट का रखा है, जैसे आपको सड़क निर्माण करते हैं, बिल्डिंग निर्माण करते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बोर्ड जो है देख रेख करने के लिए ये बोर्ड आपका गठन का रखा हुआ। तो यह ऐसे इशूज है हमारा अरुणाचल में। मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में वर्कर मेन एंड लैंड बाहर से हमारा जैसे यूपी, बिहार, असम से हम डिपेंड किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अरुणाचल एक छोटा जगह है, लेकिन जोग्राफिकली वी आर इन बिगर स्टेट जी। तो यहाँ में जितना जो वो बिल्डिंग हो या आपका सड़क हो, मैक्सिमम हम मेन एंड लैंड माइग्रेशन लेबर से डिपेंड करता है। तो यहाँ में रूल में ऐसा है आपको लेबर लेके आने के लिए हम लोग जो भी ऑर्गेनाइज को छोड़ के अनऑर्गेनाइज लेबर आपको लेके आने के लिए इसके लिए लेबर लाइसेंस होना पड़ता है। तो लेबर लाइसेंस लेके आने लेबर लाइसेंस जरूर बनता है, लेकिन वो रूल को फॉलो अप नहीं करता है। कि हमें आज अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट का ओर से एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन का ओर से इनफ्लक्स ऑफ आपका माइग्रेशन लेबर का ऊपर में ILP चेकिंग में बहुत लगा हुआ है। हमको लगता है जैसे मैंने अभी हमारा बोर्ड में ID कार्ड बोल के एक तो हम लोगों ने अभी इनिशिएट किया है। अगर ये ID कार्ड अभी हम लोग इम्प्लीमेंट अभी कर ही रहा है, अगर ये फुल प्लेस हमको इम्प्लीमेंट करेगा तब हम आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि हमारा ये लेबर कहाँ से आया है। ओके। तो अभी इनफ्लक्स ऑफ लेबर ऐसे रेंडमली आने का वजह से हमको या चेकिंग में ये इश्यूज चल रहा है। ओके, सो रजिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट Yeah. एंड द बोर्ड इज़ वर्किंग ऑन दैट। चलिए सर, उसके बारे में और भी बात करेंगे। सर, मैं आना चाहूँगा श्रीवास्तव सर के पास। सर, EPFO इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस, लेकिन बहुत सारे लैक ऑफ अवेयरनेस भी है इसके बारे में। तो सर शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ EPFO, व्हाट इज़ द रोल, व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड बेनिफिट्स, उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कीजिए सर। जी, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अरुणाचल प्रदेश के सभी मजदूर लोगों को बधाई। और दूरदर्शन ईटानगर ने हमको आमंत्रित किया और मौका दिया बात करने का, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। EPFO हम लोग वो सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग सुविधा देते हैं। वैसे इस्टेब्लिशमेंट में जिसमें कम से कम 20 आदमी काम कर रहे हों, उनके लिए कंपलसरी है। हालांकि उससे नीचे वाले के लिए भी हमारे पास वॉलंटरी स्कीम है, लेकिन कंपलसरी हम लोग उसके लिए उसको रजिस्टर्ड करते हैं जहाँ पे कम से कम 20 आदमी काम करते हैं। और इसका बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले हमको इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर्ड करना होता है। हम डायरेक्टली एम्प्लॉय के पास नहीं रजिस्टर्ड करते हैं। तो मतलब एक एम्प्लॉयर होना यहाँ पे ज़रूरी है, और उसके अंदर 20 आदमी काम कर रहे हो तो हम रजिस्टर्ड करते हैं। इसमें मेनली जो हमारा 3 स्कीम है, जिसमें हम 3 स्कीम में बेनिफिट देते हैं। एक तो है प्रोविडेंट फंड स्कीम। उसमें जो उनके इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो 12% एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट होता है और 12% एम्प्लॉयर देता है, प्लस 1% और एडिशनल एम्प्लॉयर देता है। तो ये सारा अमाउंट जो है टोटल 25% होता है। इसमें से 24% एम्प्लॉय के पास चला जाता है, एम्प्लॉय के अकाउंट में चला जाता है। ओके। वो पैसा हम लोग डिफरेंट स्कीम में डालते हैं। तो जैसे एक PF स्कीम है, तो उसमें 12% एम्प्लॉय का और 3.67% एम्प्लॉयर का, वो दोनों मिला के 15.67% उस अकाउंट में जाता है। और उस पर हम लोग इंटरेस्ट देते हैं बैंक की तरह, लेकिन बैंक से ज़्यादा। हमारा इंटरेस्ट रेट अभी 8.25 पर एनम है, और उसका कैलकुलेशन होता है मंथली रनिंग बैलेंस पर। तो उसका रिजल्टेंट ईयरली रिजल्ट और ज़्यादा होता है। और ये अभी इंडिया में अवेलेबल सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट। तो एक तो इससे उनका एक बचत का हैबिट बनता है जी, और एक बैलेंस क्रिएट होता है, जो कि उनके इमरजेंसी में काम आता है ड्यूरिंग द सर्विस भी। और अगर वो बचत रख पाए तो आफ्टर रिटायरमेंट एक अच्छा अमाउंट मिलता है, जिससे फिर अपना वो आगे की ज़िंदगी को मतलब अच्छे से चला सकते हैं। ओके। दूसरा हमारा स्कीम होता है पेंशन स्कीम। उसमें 8.33% ऑफ द एम्प्लॉयर शेयर जो है वो जाता है। तो उसमें हम लोग मेंबर पेंशन देते हैं। जो लोग काम करते हुए 58 ईयर्स क्रॉस कर जाते हैं और मिनिमम 10 ईयर्स का सर्विस अगर वो क्रॉस करते हैं, तो उनको हम लोग पेंशन देते हैं आफ्टर 58 ईयर्स। तो और वो लाइफ लॉन्ग होता है। तो एक आदमी जब काम करने के स्थिति में नहीं रहता है,
सारी शारीरिक क्षमता उसकी नहीं रहती है, तब भी उसको घर बैठ के एक अमाउंट आता है जिससे वो अपना खाना पीना कर सकता है। ये हम लोग इसका ध्यान रखते हैं। ओके। तो उसके अलावा और भी है, विडो पेंशन है। अगर किसी मेंबर का डेथ हो जाता है ड्यूरिंग द सर्विस तो वाइफ को पेंशन मिलता है लाइफ लॉन्ग। उनके 2 बच्चे को पेंशन मिलता है अप टू 25 ईयर्स ऑफ एज। तो ये हम लोग एक तरह से उनके बाद उनकी फैमिली सिक्योर्ड रहे, इसका हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब वो इस फ्री होके काम कर सके। और तीसरा होता है इंश्योरेंस बेनिफिट। कोई आदमी अगर ड्यूटी आवर मीन्स कि सर्विस पीरियड में अगर डेथ होता है तो हम लोग उसको मिनिमम 2.5 लाख और मैक्सिमम 7 लाख का हमारा इंश्योरेंस बेनिफिट है। तो ये सब का एक ही पर्पस है कि एक एम्प्लॉय जब बाहर जाके काम करता है तो हमेशा उसको अपने परिवार का या उसको ये चिंता रहता है कि हम मेरे बाद क्या होगा मेरे परिवार का। जैसे हम लोग सरकारी लोग हैं तो हम लोग इस बात से निश्चिंत होते हैं कि चलो हमारे बाद हमारे परिवार का ध्यान रखा जाएगा। ये सेम सुविधा गवर्नमेंट ने प्राइवेट काम करने वाले इन सारे वर्कर्स के लिए रखा है कि उनके बाद भी उनका सोशल सिक्योरिटी कवर हो जाए रखेगा। तो इसमें 2 हमारा होता है, एक हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, बेनिफिट मिलता है उनको, क्योंकि ये छोटी छोटी जो डिपॉजिट्स हैं वो एक टाइम में जाके बड़ी हो जाती हैं। तो ये है हमारा स्कीम। ऑल राइट सर, आपने हाईलाइट कर दिया व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड क्या प्रोसेस है एंड स्कोप ऑफ ईपीएफओ। सर इसमें एक और मैं सवाल जुड़ना चाहूँगा। आप अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में सर व्हाट आर द कॉमन इश्यूज दैट द एम्प्लॉयज़ आर फेसिंग एंड उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सबसे तो जो है कि यहाँ पे अवेयरनेस का, इवन वर्कर्स में भी पीएफ के बारे में जागरूकता नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि पीएफ क्यों कटाते हैं। पहले तो बहुत लोग कटाते ही नहीं हैं, जिनका कटता है उनको भी ये पता नहीं होता है कि ये क्यों कट रहा है और हमको क्या मिलने वाला है। बस वो चूँकि ऑर्गेनाइजेशन काट ले रहा है इसलिए वो कटवा रहे हैं। अगर उनको मौका मिले कि पूछा जाए तो बोलेंगे नहीं कटवाएंगे, क्योंकि उनको इसके बेनिफिट का पता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग को मिल रहा है कि एम्प्लॉय खुद ही उनको पता नहीं है। तो हम लोग अभी बहुत सारा तरीका अपना रहे हैं जिससे उन तक पहुंचा जाए। तो उसमें अभी एक हम लोगों ने निधि आपके निकट एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, ये 2 साल से चल रहा है। निधि आपके निकट 2.0 इज गोइंग ऑन राइट नाउ। जी, तो इसमें हम लोग जहाँ भी माने कंसंट्रेशन है वर्कर्स का जी, वहाँ हम लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं और वहाँ कैंप लगाते हैं। उसका हम लोग बजाते अनाउंस कर देते हैं। हर महीने की 15 तारीख को हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार किस डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रोग्राम होने वाला है। तो एवरी मंथ यू गो टू विलेज, इट्स आउटरीच प्रोग्राम। जी, ये 27th ऑफ एवरी मंथ। ओके, अगर 27 छुट्टी है तो हम लोग 28 को कर लेते हैं। हाउ इज द रेस्पॉन्स सर? बहुत अच्छा रिस्पांस है। वहाँ लोग आके उनको तो पहली बार ही पता चलता है कि ये पीएफ कोई चीज़ है और उनका जो कट रहा है पीएफ उसका बेनिफिट क्या है। तो बहुत सारे लोगों से मिला और उनको उनका पीएफ भी कट रहा है। हमने पूछा कि अच्छा बताइए कि आपको पीएफ से क्या क्या बेनिफिट है, तो उनको नहीं मालूम था। कुछ लोग को हमने बताया कि आपका पैसा मेरे यहाँ जमा हो रहा है और आप इसमें से एडवांस ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ये भी उनको नहीं मालूम था। तो हम लोग दोनों को एजुकेट करते हैं। एम्प्लॉयर को तो एम्प्लॉय को बताते हैं, साथ साथ एम्प्लॉयर को एजुकेट करते हैं। क्योंकि एम्प्लॉयर को एजुकेट करने से क्या होता है कि हमने एक उस पॉइंट को एजुकेट कर दिया जो फिर अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट कर सकते हैं। जी जी। तो हम लोग एक तो ये निधि आपके निकट करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर में हम लोग जाते हैं, जहाँ एक साथ ज़्यादा कंपनीज फैक्ट्रीज या ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग हमको अवेलेबल होंगे, वहाँ पे करते हैं। और दूसरा है कि हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह में भी जाके मीटिंग करते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स रहते हैं और उनको हम लोग सारे इसके रूल्स बताते हैं और जो भी कुछ अगर नए चेंजेस होते हैं हम उनको इंटीमेट करते हैं। ऑलराइट सर, एक तो सर आपने लैक ऑफ अवेयरनेस बता दिया, वन की चैलेंज है। अदर देन दैट और कोई ग्रीवेंसेस, कॉमन ग्रीवेंसेस जो आता है आपके पास, वो क्या क्या है सर? देखिए, एम्प्लॉय के तरफ से हमने महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा पहले तो वही मतलब एम्प्लॉयर लोग से जब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, तो एम्प्लॉयर का बोलना है कि एम्प्लॉय हमारे ये नहीं करते हैं। तो पहले तो हम लोग ये बताते हैं कि देखिए ईपीएफओ ऑप्शनल नहीं है ना, क्योंकि एम्प्लॉयर उनसे पूछते हैं पीएफ कटाओगे, वो बोलते हैं नहीं, तो वो लोग छोड़ देते हैं। तो पहला हमारा अभी आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं सारे एम्प्लॉयर्स को भी कि पीएफ ऑप्शनल नहीं है, पीएफ मैंडेटरी है। आपको अगर आपके अंडर में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर आप उसके दायरे में आते हैं और आप एक रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट है, तो आपको अपने प्रत्येक एम्प्लॉय का पीएफ काटना है, ऑप्शनल नहीं है। उनको समझा सकते हैं,
बेनिफिट्स के बारे में, लेकिन उनको ऑप्शन ये नहीं ऑप्शन देना है कि आप पीएफ नहीं कटा सकते हैं। एम्प्लॉय का मन में जो पहला डर है ये कि हमारा तो सैलरी बहुत कम होता है, उसमें से अगर पीएफ कट जाएगा तो हम घर क्या लेके जाएंगे। तो उनको शायद ये पता नहीं है कि हमारा मनी भी पूरा लिक्विड मनी है, मतलब आप वो जब चाहें तब एडवांस ले सकते हैं और अपने बैलेंस का 75% तक वो एडवांस ले सकते हैं। तो हम अगर किसी को बताया जाए कि अगर एक आदमी 10,000 का सैलरी उसको मिल रहा है और उसका 1200 कटने वाला है, अगर हम ना काटेंगे तो उसके हाथ में 1200 है लिक्विड मनी जिसको यूज करना चाह रहा है वो। अगर हम उसको पीएफ का मेंबर बना लेते हैं, अगर बन जाता है तो 1200 तो उसका अपना है ही, एम्प्लॉयर से उसको 1200 एडिशनल मिला जो कि वो एडिशनल सैलरी हो गया। मतलब समझिए कि उसका वो कंट्रीब्यूशन डबल हो गया एक ही दिन में। और उस 2400 का जो भी उसको बैलेंस मिलता है उसके पास जाता है पीएफ बैलेंस, जब वो देखिएगा कि उसका 75% निकालेगा तो वो 1200 के आसपास आता है। तो यानी वो एडवांस ले सकता है तो उसका 1200 तो उसका लिक्विड मनी उसके पास मिल ही गया, लिक्विडिटी मिल ही गया। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारा पैसा जाके ब्लॉक नहीं हो रहा है कि इमरजेंसी, वो तो दिया गया है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा जमा रखें और कभी बड़े ज़रूरत पे काम करें। जैसे हर महीने आप 1200 खर्च कर देंगे, किसी दिन 10,000 काम पड़ेगा तो आप क्या करेंगे। तो ये पैसा अगर उनको पता रहे कि जिस दिन काम पड़ेगा हम उस दिन ले सकते हैं तो शायद वो मतलब इसको आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो द मेन थिंग इज बेनिफिट्स के बारे में पहले। दूसरा उनको डर रहता है कि एम्प्लॉइज मेरा पैसा एम्प्लॉयर नहीं जमा करेगा तो क्या होगा। तो उसका भी उनके पास हम लोगों ने दिखा दिया। अभी बहुत सारे लोगों को हम बताते हैं कि कैसे वो चेक कर सकते हैं कि हर महीने पैसा जा रहा है कि नहीं। अगर उमंग ऐप में अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो कंटिन्यूअस बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। और अगर नहीं जमा हो रहा है तो कहाँ ग्रीवांस करना है, हमारा पोर्टल है ऑनलाइन पोर्टल, वो उस ऑनलाइन पोर्टल में जाके ग्रीवांस कर सकते हैं कि हमारा पैसा नहीं जमा हो रहा है। तो फिर वो हम लोग उसका उपाय करते हैं कि कैसे फिर जमा हो। तो ये सारी चीज़ें अगर उनको हम ठीक से समझा पाएँ तो आश्वस्त होंगे, तो आगे आएंगे, मेरा विश्वास है। ऑलराइट, थैंक यू सर। इसके बारे में और भी डिटेल्स में बात करेंगे सर। अब मैं आना चाहूँगा दागम सर के पास। सर, वेलफेयर बोर्ड के बारे में बात करते हैं सर। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन अप बाय द वेलफेयर बोर्ड एंड व्हाट आर द की चैलेंजेस सर? इसमें की चैलेंजेस बोलने से अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में बीओसी वर्कर में अवेयरनेस का बहुत ही ज़रूरी है। जब अवेयरनेस हम जाते हैं तो खासकर हम जो अवेयरनेस रखते हैं हमारे बीओसी वर्कर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम अवेयरनेस रखते हैं। तो यहाँ में एक बड़ा चैलेंजेस है, जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश में सब जगह नेटवर्क नहीं पहुँचता है, लेकिन बीओसी वर्कर जहाँ तैनात कर रखा है वहाँ नेटवर्क नहीं पहुँचता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आपको नेट होना पड़ता है। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट से ये निर्देश दिया है कि सबको ई श्रम पोर्टल बोल के एक तो वहाँ में इनफ्लक्स ऑफ आपको माइग्रेशन लेबर को चेक करने के लिए कि एक आदमी 2 बेनिफिट मतलब लेना, वो सब चेक करने के लिए, वो सब चेक करने के लिए अभी ई श्रम पोर्टल बोल के है। एंड एडिशन दैट हम बोर्ड का ओर से आईडी कार्ड बोल के मैंने अभी आपको जिक्र किया था, इसी हिसाब से मैंने अभी आईडी कार्ड अभी इंट्रोड्यूस किया है। इसको हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग लागू करेंगे। So that is digital ID card. या डिजिटल आईडी कार्ड। इससे हमको पता चलेगा कि ये आदमी कहाँ से है। तो उसके लिए हमारा ये मेजर चैलेंजेस है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट इसमें करना पड़ेगा कि हमारा बीओसी वर्कर को एक दिन ऐसे जगह में लेके जहाँ नेटवर्क पहुँचता है वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है। अभी मैक्सिमम जैसे आपको मैंने अपना अवेयरनेस के दौरान में देखा है, जैसे अभी अंजो हो गया, अंजो को भी बहुत सा अंदर में फिर बीआरओ वर्कर लोग तैनात कर रखा है, डिफेंस वर्कर लोग तैनात कर रखा है। जैसे हमारा सरली उर्ली उसमें नेटवर्क नहीं पहुंचता है, मैंने डायमंड उसमें भी दौरा किया तो उसमें बहुत से वर्कर्स है। ये तो रिकॉर्ड मैंने आपको जो 92,000 जो बताया जो है, अभी ऑफ द रिकॉर्ड में आपको 2 लाख के आसपास होगा, मिनिमम 1,50,000 होगा। तो हम लोग अभी ये बेनिफिट को नहीं दे पा रहा कि रजिस्टर नहीं हुआ। तो इसलिए मेजर चैलेंजेस हुई मैं आपका माध्यम से ये आपका ये जो आज जो अरुण प्रभा जो देख रहा है ये टीवी का माध्यम से मैं उन लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारा जो बीओसी वर्कर को आप जो एंटरप्रेन्योरशिप अनऑर्गेनाइज्ड लोग को और ऑर्गेनाइज्ड लोग का जो डिपार्टमेंट हेड को एचओडी को बोल के खासकर
BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट को बोल के एक दिन ऐसे जगह में जहाँ में नेट अवेलेबल है वहाँ ले आके उन लोग को रजिस्टर करा के बोर्ड का ओर से गवर्नमेंट का ओर से जो बेनिफिट दिया जा रहा है उसको मिलने देना चाहिए। ऑल राइट सर, एक और की चैलेंजेस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आप लोग के सर बोर्ड में रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऐसे हमारे यहाँ में सिर्फ 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट हमारा सेस लेबर सेस जो भी काम करता है वर्किंग डिपार्टमेंट से 1% यह डिपॉजिट करते हैं, और इन अदर देन जैसे मैंने अभी जो कहा कि रजिस्ट्रेशन जो कराते हैं ना, जो जैसे आपसे हम रजिस्टर कराया है वहाँ से फॉर 3 years 720 रुपीज़ हम लोग चार्ज करते हैं। लेकिन मेरा आने का दौरान वो भी कोई रजिस्टर नहीं करता है, तो हम BRO वर्कर और BOC वर्कर को 3 years के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रजिस्ट्रेशन करने का, फिर भी लोग नहीं आता है। तो लोग नहीं आता मतलब हम किसी को दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि अभी मैंने जो अभी बताया नेट इशूज़ का चलते वो नहीं आ पा रहा। लेकिन कैपिटल में जो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ नेट अवेलेबल वो तो आ रहा है। ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सर इसमें स्टेट का क्या इनिशिएटिव है? अभी मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना के बारे में भी हमने सुना था सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत ही अपना BOC वर्कर के लिए मदद करने के लिए बहुत ही हम लोग को बहुत आगे पुश करते हैं। इस लेबर बोर्ड को गठन करके उन लोग का हौसला को बुलंद करके उन लोग को मेहनत और भी मेहनत करने देगा बोल के बहुत से स्कीम रखा है। तो उसका अंतर्गत हमसे पहले हमारा अभी जो लेबर मिनिस्टर है यातो दुकुम साहब वो चेयरमैन था, उनका दौरान बहुत से चीज़ पेमा खांडू का निर्देश से बहुत से चीज़ अभी इनस कर रखा है, तो वो बेनिफिट भी हम लोग दिया जा रहा है। जैसे पहला हमारा जो रजिस्टर वर्कर्स जो बोर्ड में रजिस्टर किया गया है और BOC वर्कर है, तो पहला नॉर्मल डेथ जो रजिस्टर होकर जो नॉर्मली ऐसे बीमार को जो मरता है उन लोग के लिए 50,000 दिया जाता था। तो आजकल इसका अंदर आपका मुख्यमंत्री कल्याण योजना का अंदर में उसको 50,000 से अभी 2 लाख दिया जा रहा है। इन दिन जो काम करते करते जो 2 टीम में जो गुजर गया है, जो एक्सीडेंट होकर जो गुजर गया, पहले उसको 1 लाख दिया जाता था, उसको अभी 1 लाख से 4 लाख दिया जा रहा है। इन अदर दिन बहुत से ऐसे स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स है उनको भी एनहेंस किया। जैसे अभी हमारा जो BOC वर्कर्स अपना रीति रिवाज का ऐसे जो शादी करता है, जो मैटरनिटी जो बेनिफिट्स वगैरह ये सब है, जैसे आपका डेथ बेनिफिट है, जैसे कोई नेचुरल डेथ्स हो गया तो उनके लिए भी रीति रिवाज के हिसाब से उसको अंतिम विदाई देना है। पहले ऐसे लोग को पहले 6,000 दिया जाता था, तो आज 10,000 हम बोर्ड का ओर से दिया जा रहा है। ये सब बेनिफिट पेमा खांडू का। सर दिस इज अंडर स्टेट ओनली राइट? ये स्टेट ने हम लोगों को बोर्ड को मतलब निर्देश दिया है कि बोर्ड का ओर से ये इम्प्लीमेंट करना है बोल के, तो हम लोग ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आयुष्मान भारत जैसे कोई? हाँ, इसमें ऐसे है आयुष्मान भारत का ओर से, जैसे अभी हम लोग को वो भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लियर कट निर्देश है कि जी हमको जो सेस कलेक्शन अमाउंट से ही आयुष्मान भारत का तहत उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसका साथ हम बोर्ड का ओर से स्टेट हेल्थ एजेंसी का ओर से हम लोगों ने MOU ड्रॉ करके रखा है। अभी इम्प्लीमेंट पार्ट अभी रह गया है, वो भी अभी जल्दी होने वाला है। ओके अच्छा लगा सर टू नो दैट द गवर्नमेंट इज मूविंग पॉजिटिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स। नाउ कमिंग टू सर श्रीवास्तव सर हम स्कीम्स की बात कर रहे थे, तो एक स्कीम है सर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए सर। ये हम लोग का प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ये 1 अगस्त से इम्प्लीमेंट हुआ है। इसका पर्पस है कि जनरली देखा गया कि लोग एम्प्लॉयर लोग नए लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट में लेना नहीं चाहते हैं, तो उसमें उनको इनकरेज करने के लिए, और उनका शिकायत ये था कि सर हम क्यों लेंगे नया लोगों को, ये तो आते हैं 2 महीना काम करते हैं फिर हमसे काम सीखते हैं फिर भाग जाते हैं दूसरे का काम करते हैं, तो हम क्यों लेंगे इनको। तो सरकार ने अपने तरफ से उनके लिए सोचा, एम्प्लॉयर के लिए भी, कि हम अगर आप किसी नए लोगों को मतलब फर्स्ट टाइमर को अगर आप एम्प्लॉय बनाएंगे तो हम एम्प्लॉय को एक बेनिफिट देंगे जो कम से कम आपके यहाँ 1 साल तक काम करे। तो अगर एक नया एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के यहाँ 1 साल तक काम करता है तो उसको 1 मंथ का सैलरी गवर्नमेंट अपने तरफ से उसको देगी अलग से। तो अप टू 15,000 लिमिट है उसमें।
अप टू 15,000, तो वो उसको 15,000 रुपया तक उसको देगी। ये नए एम्प्लॉय के लिए होगा, लेकिन इसके बदले में उनको 1 साल तक उस एम्प्लॉय के पास टिक के काम करना होगा। और ये 2 पार्ट में हम लोग देंगे, 6 महीना पर एक पार्ट, फिर 6 महीना पर दूसरा पार्ट। हम लोगों ने 6 महीना का पहला पार्ट रिलीज कर दिया अभी, क्योंकि 6 महीना हो गया था। नेक्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट फिर रिलीज हो रहा है एम्प्लॉयज़ को भी। और एम्प्लॉयर को हम लोगों ने बताया कि आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट में, अगर जुलाई के पहले का हमारा एक एवरेज, एक हमने स्ट्रेंथ बना लिया उनका कि उनका एवरेज स्ट्रेंथ क्या है 1 साल का, उस स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी एम्प्लॉयमेंट देते हो, चाहे वो नए को दें या पुराने को दें। कोई पुराना भी आदमी अगर काम छोड़कर उनके यहाँ आया है, अगर उनका बेस मंथ में अगर उनका 20 है या 30 है, अगर वो मिनिमम 2 आदमी एम्प्लॉय कर देते हैं, तो उनको हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं पर एम्प्लॉय पर मंथ। अगर उनका 10,000 के नीचे का सैलरी है तो अप टू 1,000, 10,000 से 20,000 का सैलरी है तो पर मंथ 2,000 जी, और 20,000 से ऊपर है तो पर मंथ 3,000 हम लोग उस एम्प्लॉय के लिए देंगे उनको 2 साल तक। अगर वो अपना उस बेस्ट लाइन को मेंटेन करके रखते हैं, मतलब उससे ऊपर रखते हैं। अगर कोई आदमी 20 है जुलाई में, और अगर वो 30 कर दिया 10 आदमी, तो हम लोग, और अगर वो सारे आदमी उसके अगर 20,000 से ऊपर वाले हैं, तो हम उसको 3,000 पर, मतलब कि 30,000 पर मंथ उसके नाम पे देंगे, 6 महीना में पे करेंगे। और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर है तो उसको 4 साल तक ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये इंसेंटिवाइज हम लोग कर रहे हैं। इसमें मतलब भारत सरकार का 1 लाख करोड़ का बजट है और 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का टारगेट दिया हुआ है। That's a big target. That's a big target, sir. We are talking about a scheme, sir. एक और स्कीम है सर, एम्प्लॉइज एनरोलमेंट स्कीम। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए सर। ये अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर किसी कारण से अपने नए लोगों को नहीं दिखा पाए, मतलब अपने सारे एम्प्लॉइज़ को, या तो रिलेक्टेड बाई ये एम्प्लॉइज हो या कुछ अपना उनका फाइनेंशियल रीजन हो। तो बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो पीएफ में उनके मेंबर नहीं थे या किसी तरह से नहीं उनको एनरोल कर पाए। तो नॉर्मल केसेज में जब वो बैक लायबिलिटीज देना पड़ता है, तो उनका एम्प्लॉय शेयर भी देना पड़ता है, एम्प्लॉयर शेयर भी देना पड़ता है, फिर उनका डैमेज भी देना पड़ता है और इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। चारों चीज़ देना पड़ता है। तो इसलिए वो लोग आगे नहीं आते हैं। अपना अगर वो चाहते भी हैं कि हम डिक्लेयर करें तो नहीं कर पाते हैं और डरे रहते हैं कि अगर जांच होगा तो क्या होगा। गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम चलाया और बताया कि अगर आप 2017 से लेके 2025 तक के बीच में कोई भी आदमी ज्वाइन किया था और आज के डेट में काम कर रहा है, जो पीछे चले गए उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगा। अगर आज काम कर रहा है और उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 17 से 25 के बीच में कभी भी है, 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी काम किया है, अगर आप डिक्लेयर करते हैं कि हाँ सर हमसे छूट गया है, ये आदमी 2 साल से काम कर रहा है छूट गया, ये आदमी 3 साल से काम कर रहा है छूट गया है, तो आप उसका कैलकुलेट कर लीजिए और सिर्फ एम्प्लॉयर शेयर दे दीजिए, क्योंकि वो आपका पार्ट है, आपको देना था, इसलिए आप अपना पार्ट दे दीजिए। एम्प्लॉय पार्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। प्लस क्या होगा कि इंटरेस्ट तो हम लेंगे आपसे, क्योंकि एम्प्लॉय को देना होता है, लेकिन जो पेनाल्टी लगता है वो पेनाल्टी हम लोग नहीं लेंगे। ओके। तो ये करके हम लोग उनको मैंने आगे बढ़ने का बोल रहे हैं कि वो अपना खुद ही रेगुलराइज हो जाए। जिनको अब तक छोड़े हुए बेनिफिट नहीं दे रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिलने लगे। तो ये इनकरेज करने के लिए स्कीम लाया गया। ठीक है, दैट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। सर, कमिंग टू दागम सर, एक इशू है अरुणाचल में माइग्रेंट वर्कर्स का, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। हाउ डू यू मॉनिटर एंड सपोर्ट द माइग्रेंट वर्कर्स सर? माइग्रेशन वर्कर का ये बड़ा एक हमको अभी प्रेजेंटली समस्या दिखाई दे रहा है। हम लोग का बोर्ड में हम लोग बाहर से जितना जो इनफ्लक्स माइग्रेशन लेबर लेके आके रजिस्टर करता है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग लेके आता है कोई भी, उसको क्या करते हैं हम लोग रजिस्टर करने के बाद, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद वो चला जाता है, वो यहाँ नहीं रहता है, वो अपने प्रदेश चला जाता है जी। तो उसमें क्या करते हैं हमारे यहाँ में बोर्ड में जो अभी रजिस्टर वर्कर बढ़ गया, वो जाने के बाद फिर वापस उसका रेट कम होता है। तो इसलिए अभी हम ये आपका माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारा अरुणाचल का लोकल लोग भी, आप सब भी आगे आए, हम लोग भी मेहनत करिए। अनएम्प्लॉय आजकल का ज़माने में अरुणाचल में अनएम्प्लॉयड बहुत रेट बढ़ गया। हम अपना डिग्निटी ऑफ लेबर उसको इज्जत करते हुए, हम काम को क्यों हम अब शर्म करना है, आपको शर्म नहीं करना है, हम काम करना है। हम जिसे भी करके
ज़िंदगी आपको पालन पोषण करना है। जैसे हमारा मून इलाका आप जाके देखिए अरुणाचल में, वहाँ भी जो भी काम लेबर से लेके सब अपना काम खुद कर लेता है, वहाँ में इश्यूज़ नहीं है। इश्यूज़ हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ अरुणाचल में ये इश्यूज़ BOC वर्कर के इश्यूज़ बहुत है। जिस दिन हमारा जो सब लोग अभी जो बोल रहा है इनफ्लक्स ऑफ लेबर्स फ्रॉम माइग्रेशन वर्कर बोल के ये चिल्ला रहा है, जिस दिन वो आना बंद करेगा यहाँ का काम का तब काम रुक जाएगा, पक्का रुकेगा। तो इसलिए हमको सीखना है, जो भी क्षेत्र में हमको जाकर सीखना है, चाहे स्किल हो चाहे अनस्किल क्षेत्र में भी जाकर ये सीखना जरूरी है। तो मैकेनिज्म होना चाहिए एंड गवर्नमेंट इज़ रेडी फॉर दैट एंड डिग्निटी ऑफ लेबर भी होना चाहिए। दैट्स द पॉइंट सर, थैंक यू सर। मैं एक लास्ट क्वेश्चन श्रीवास्तव सर से पूछना चाहूँगा सर, एज वी अप्रोच लेबर डे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन रिलेशन टू इंटरनेशनल लेबर डे? यही कि ये इंटरनेशनल वर्कर डे बस एक उत्सव नहीं है, ये हमें याद दिलाता है उनके अधिकारों का और उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग सबकी है, और इसमें सब मिल के काम करेंगे तभी वो सुरक्षित, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। और एक मजबूत या सुरक्षित मजदूर ही एक सशक्त राज्य का या राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। हम सबको आगे आना होगा, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट। इवन अभी अरुणाचल सरकार ने एक एडवाइजरी जारी किया है 31 मार्च को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें उन लोगों ने सबको, इवन गवर्नमेंट को भी बताया है कि अगर आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के रूप में काम कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉइज़ का इंटरेस्ट, ये PF सुरक्षित कीजिए। तो ये सरकार से मिल के हम लोग काम कर रहे हैं और आशा है कि उनके हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। श्योर। और मैं सर दगम सर से भी एक मैसेज, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव रिगार्डिंग इंटरनेशनल लेबर डे सर? ये इंटरनेशनल लेबर डे में मैं जितने भी वर्कर्स को अपील भी करेंगे कि अनुरोध करें कि आप आइए, आप बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और सेलिब्रेट कीजिए। आप सुरक्षित रहिए, आप मेहनत करिए, इस राज्य को आप आगे लेके जाने के लिए आप मेहनत करते रहिए। आपके पीछे गवर्नमेंट है, आपका हौसला बुलंद करने के लिए आपको जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट गवर्नमेंट का ओर से दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी देंगे। That was the positive message from both the panelists, encouraging all the workers community. बातें तो हम बहुत करना चाहते हैं, but we have paucity of time. We thank you for coming and sparing your valuable time and sharing your insights. Thank you. जाते जाते हम आपको ये बताना चाहते हैं, WhatsApp अरुणाचल दीदी अरुण प्रभा का एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अरुणाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यूज़, इश्यूज़ या इवेंट्स पर चर्चा करते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद और जुड़े रहिए दीदी अरुण प्रभा के साथ। नमस्कार।